स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं और ये वक्त होता है दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों को डिकोड करने का, क्योंकि हर खबर के पीछे एक असल खबर छिपी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, खबर A to Z का। और बुलेटिन में आज हम आगाज कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल के एक बेहद अहम बयान से। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटकों को लेकर यह बयान दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भूकंप के लिए भूमिगत खदानों के खनन को जिम्मेवार बताया। आज सरगुजा में भूकंप के झटके फिर महसूस किए गए। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर एक महीने के भीतर तीसरी बार है जब भूकंप की स्थिति दिखाई दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या इस पर कहा है, आपको सुनवा रहे हैं। कोयला खदान कोयला निकाली भारत सरकार और उसके बाद वो खाली पड़ा हुआ है, उसका उपयोग नहीं हुआ है। भूमिगत जो खदानें हैं वो भी वैक्यूम हैं, उसे फिलिंग करना चाहिए। तो एक महीने में 3 बार भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। लोग डरे हुए भी हैं और थोड़ा चिंतित भी हैं। सेफ जोन में इस तरह के झटके आना, इसको लेकर निश्चित तौर पर एक शोध की आवश्यकता दिखाई पड़ती है कई सारे लोगों को। अब बात करते हैं एक अभियान की। आजादी का अमृत महोत्सव इस साल पूरा देश मना रहा है और हर घर तिरंगा फहराने का अभियान जोर पकड़ रहा है। सीएम शिवराज ने अपने घरों पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा लहराने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री अभियान को बीजेपी का प्राइवेट इवेंट बताने के कांग्रेस पार्टी के बयान के ऊपर जमकर बीजेपी बरसी। एमपी में बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए जोर शोर से जुटी है। इसी कड़ी में सीएम शिवराज भोपाल के 10 नंबर मार्केट पहुंचे और स्व सहायता समूह से तिरंगा खरीदा। उन्होंने अभियान में महिलाओं को योगदान की तारीफ की। वहीं अभियान पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बेचने की बात कर रहा है, ये नादानी की बात है। मेरे घर जो तिरंगा फहरेगा, आप भी जाइए, सेल्फ ग्रुप की बहनें तिरंगा बना लीजिए। मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस को तिरंगे पर सियासत न करने की नसीहत दी। बेशर्मी के साथ कांग्रेस हर समय हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए जो अभियान होता है उसका विरोध करती है। अभियान को लेकर बीजेपी ने भोपाल के प्रभात तिराहे पर तिरंगा विक्रय केंद्र भी शुरू किया है। मंत्री विश्वास सारंग और मेयर मालती राय ने केंद्र की शुरुआत की। वहीं सियासत से इतर अभियान को लेकर जनता की अपनी राय है। चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, तिरंगा तो देश का है ना। कंट्री के लिए अवेयर करो और जितना आप अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करना है। अभी जो मुहिम चल रही है यहाँ पे, ये डेफिनेटली हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। जाहिर है तिरंगे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप के दौर ने आम आदमी को भी पसोपेश में डाल दिया है। तो थोड़ा सा उस आवाम को भी सुन लेना चाहिए जिसके लिए दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि कम से कम इस टॉपिक को, इस विषय को तो बख्श दें। वैसे एमपी में तिरंगा अभियान को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं को पाकिस्तान परस्त बताया। मध्य प्रदेश में तिरंगा अभियान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा कि आरएसएस ने तिरंगे को जलाया था, जबकि आरएसएस समर्थित बीजेपी देश भर में अब तिरंगा अभियान चला रही है। दिग्विजय ने देश में आम आदमी से अपील की कि तिरंगा सिर्फ खादी भंडार से ही खरीदे जाएं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी कहा कि देश बेचने वाले अब तिरंगा बेच रहे हैं। पीसी शर्मा ने तिरंगा बेचने को लेकर देश के बड़े उद्योग घरानों से बीजेपी के कनेक्शन के आरोप भी लगाए। झंडे लोग खादी ग्राम उद्योग खादी के जो बनते हैं उसके जीवन पे लात मार रहे हैं इस तरह कर। तो कहीं न कहीं इनका उद्योग बड़े बड़े उद्योगपतियों से कनेक्टेड है ये। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान परस्त नेता हैं। और कांग्रेस के नेता भूल गए कि हर समय कांग्रेस ने इस देश के संविधान का, इस देश की तिरंगे का अपमान किया है। कांग्रेस के नेता तो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं। हर मुद्दे की तरह अब तिरंगा अभियान पर भी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। तो तिरंगा झंडा हम सबका राष्ट्रीय गौरव है और उस पर सियासी तकरार वाकई दुखद है।
आखिर इसकी वजह क्या है, जरा इस बात को डिकोड करें। आज की राजनीति प्रतीकों वाली राजनीति है, परसेप्शन क्रिएट करने की पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स ऑफ सिंबल, इसे कहें तो गलत नहीं। बीजेपी इसमें माहिर है, ये सबको पता है। 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और ऐसे में तिरंगा अभियान बीजेपी के लिए खुद को जनता से कनेक्ट करने का सशक्त जरिया है। जनता में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार बीजेपी के लिए फायदा हमेशा देता रहा है और अब की बार भी देगा, ऐसा उनको उम्मीद है। यह बात कांग्रेस पार्टी भी जानती है और यही वजह है कि कांग्रेस तिरंगा अभियान में शामिल तो हुई है, लेकिन अपने तरीके से, अपने अंदाज के साथ ही कांग्रेस लगातार तिरंगा अभियान पर सवाल उठा रही है। सवाल यह उठता है कि आखिर ये विरोधाभास क्यों है, एक तरफ सपोर्ट, दूसरी तरफ सवाल। इसका जवाब हम आपको देते हैं। जवाब यह है, कांग्रेस ये नहीं चाहती कि देश की जनता को संदेश जाए कि देश के गौरव से जुड़े अभियान में कांग्रेस साथ नहीं है। साथ ही कांग्रेस ये भी चाहती है कि बीजेपी इस अभियान से अपनी राष्ट्रीयता वाली इमेज को और मजबूत ना कर पाए और इसीलिए वो लगातार इस पर सवाल उठा करके अपना विपक्षी धर्म भी निभा रही है और देश में मैसेज भी दे रही है कि वो अच्छे अभियान में हमेशा साथ खड़ी है सरकार के। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव आप जानते हैं और इसके पहले कांग्रेस लगातार वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी देकर संगठन को मजबूत करने में जुटी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को खेड़ा लोकसभा, मंत्री शिव डहरिया को सूरत लोकसभा में और मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम को अहमदाबाद ईस्ट लोकसभा में प्रभार मिला है। मंत्री जयसिंह अग्रवाल को गांधीनगर लोकसभा और मंत्री उमेश पटेल को सबरकांठा लोकसभा का ऑब्जर्वर बनाया है। आज छत्तीसगढ़ के ये सभी मंत्री अहमदाबाद में कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए। सभी मंत्री अपनी जिम्मेदारी वाले लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक कर चुके हैं। सभी मंत्रियों ने गुजरात चुनाव जीतने के साथ अपने लोकसभा की स्थितियों के ऊपर सकारात्मक सुझाव दिया है। चलिए अब जरा मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी की एक चिंता की बात करें। राष्ट्रपति चुनाव में मध्य प्रदेश के 17 कांग्रेसी विधायकों ने क्रॉस वोट किया। अब डैमेज कंट्रोल की बारी है और इसकी कवायद है। आदिवासी दिवस के बहाने कांग्रेस टंट्या मामा और चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर कार्यक्रम कर अपने पारंपरिक वोट बैंक को साधने में जुटी है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर से आदिवासी वोट बैंक को साधने में जुट गई है। दरअसल मध्य प्रदेश की 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 2018 में इनमें से 31 सीटें कांग्रेस ने जीतकर सरकार बनाई थी, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के 17 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद पार्टी डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस से मिशन आदिवासी की शुरुआत होगी, जो 15 अगस्त तक चलेगी। इस मिशन के जरिए कांग्रेस हर जिले में 75 किलोमीटर लंबी यात्रा निकाल रही है। आदिवासियों से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों जैसे टंट्या मामा और चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर कार्यक्रम करने की तैयारी है। कानून व्यवस्था से बेरोजगारी से परेशान है, ये लोगों को आगाह कर रहे हैं कि जो अंग्रेजों की तरह जो शासन चल रहा है, इससे सचेत रहें और आगे आने वाले समय इनको बाहर करें। इधर मंत्री सारंग ने पलटवार करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर कांग्रेस से जवाब मांगा। द्रौपदी मुर्मू जी पहली बार एक महिला के रूप में, आदिवासी महिला के रूप में इस देश की राष्ट्रपति बनी, उनका मखौल क्यों उड़ाया? पहले इस बात का खुलासा करें, फिर इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। जाहिर है दोनों दल आदिवासियों को साधने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। तो अब सवाल यह कि आखिर कांग्रेस को मिशन आदिवासी लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इस बात को समझ लें, डिकोड करते हैं। सीधी सी बात है, एनडीए का राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी कार्ड चल चुका है, कामयाब रहा है। क्रॉस वोटिंग करके आदिवासी विधायक कांग्रेस को यह बता चुके हैं कि कांग्रेस ने जो सपोर्ट को लेकर तरीका अपनाया वो गलत फैसला था। अब कांग्रेस चाहती है कि वो डैमेज कंट्रोल करे, एक मैसेज जाए आदिवासी वर्ग को। एक तरफ बीजेपी है जो एक तरह से आदिवासी हितैषी अपने आप को पिछले कुछ निर्णय और आयोजनों से सिद्ध कर रही है, और कांग्रेस चाहती है कि वो आदिवासी विरोधी छवि वाले अपने इस फैसले के माहौल को शिथिल कर पाए। वो चाहती है कि उसका आदिवासी वोट बैंक बरकरार रहे। वो चाहती है कि मिशन आदिवासी के जरिए वो आदिवासी समुदाय का भरोसा कायम रख पाए, उनको बता पाए कि वो हमेशा उनके साथ खड़े हुए। चलिए खबर अब छत्तीसगढ़ से, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने रमन सिंह के बहाने बीजेपी पर हमला बोला। मरकाम ने रमन सिंह के माध्यम से बीजेपी की नीति और नीयत दोनों पर सवाल उठाए।
क्या बीजेपी में रमन सिंह की कोई अहमियत नहीं रह गई? क्या बीजेपी में रमन सिंह को साइडलाइन किया जा रहा है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये सवाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने उठाए। तो सुनिए मोहन मरकाम ने रमन सिंह को लेकर क्या कहा। डॉक्टर रमन सिंह जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे तो एक बड़ा अनुभव है, मगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता उनको उपेक्षित करके उनको लूप लाइन में डालना चाह रहे हैं। मरकाम ने जहां रमन सिंह के बहाने बीजेपी की नीति और नियत पर सवाल उठाए, तो वहीं लगे हाथ महंगाई पर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया। हम मोदी साहब से कहते हैं कि देश की जनता अब कह रही है बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, महंगाई कम करो। मोहन मरकाम के मुताबिक छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश भर में महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेगी। राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। तो मोहन मरकाम का रमन सिंह की अहमियत पर सवाल उठाना कई मायनों में अहम है। कैसे अहम है, क्या इसके मायने, जरा इसको डिकोड कर लें। अब तक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसे कोई संकेत नहीं दी जिससे पता चलता हो कि अगले विधानसभा चुनाव में रमन सिंह बीजेपी का चेहरा होंगे। अब तक बीजेपी के नेता यह बात कहते आए हैं कि अगला चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। दूसरी अहम बात यह कि लगातार केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि जो है जब भी राज्य में आते हैं दौरे के ऊपर, तो ये ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व को बीजेपी की राज्य इकाई या यहां के बड़े चेहरों के ऊपर उतना विश्वास नहीं। इस बात को इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि राज्य संगठन को फ्री हैंड कतई नहीं मिलने वाला, इसके संकेत हैं। और इस वजह से कांग्रेस को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया है। वो हालिया जो हलचल है बीजेपी के भीतर, उसे सीधे तौर पर रमन सिंह की उपेक्षा बता करके जो नेता हैं उनकी फूट को या उनके बीच के मत भिन्नता को सामने रखना चाहते हैं। एक और अहम बात यह कि पार्टी के कुछ नेता भी बड़े खुश हैं जब से संगठन सक्रिय है या नए चेहरों को जिम्मेदारी देने की बात चल रही। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 2023 के सियासी बिसात को बिछा रही है, यह दिख रहा है। संगठन से जुड़े बड़े नेता ग्राउंड जीरो के ऊपर काम कर रहे हैं। बूस्टर बैठकों के जरिए आखिर कैसे कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे और कैसे रणनीति बना रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने पार्टी के सभी मोर्चा अध्यक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ली। इसमें सभी मोर्चे की तरफ से सरकार को घेरने की रणनीति बनी है। 15 अगस्त के बाद प्रदेश भर में जिले से लेकर मंडल स्तर तक धरना, प्रदर्शन और आंदोलन शुरू किए जाएंगे। बैठक में सभी मोर्चा के अध्यक्ष प्रभारियों से अब तक के कार्यों की जानकारी ली गई और फिर सत्ता पर काबिज होने को लेकर चर्चा की और सुझाव भी मांगे गए। आंदोलन अभी तक क्या क्या हुए उस विषय में सारी चर्चाएं हुई और आगे क्या करने जा रहे हैं आंदोलन में, इस विषय पर चर्चा हुई और सरकार कैसे बनाएंगे, इसमें क्या कड़ी हम कर सकते हैं। अलग अलग मोर्चा के हिसाब से अलग अलग लोगों को सब पूछे भाई सबने। कई मुद्दे पर चर्चा हुई और जिस पर महिला 7 मोर्चे हैं उसको कैसे काम करना है इसकी रणनीति बनाने के लिए कहा गया है। बैठक में सभी मोर्चों को अपने अपने वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने और उनसे लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए गए हैं। एक और अहम मसला जिसको लेकर सारे देश में चर्चा है और सर्वाधिक चर्चा है वो है नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की जांच और कार्रवाई। जांच तेज है। यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर देने के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को सीधे सीधे चुनौती दी है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन ने कांग्रेस को सड़क पर ला दिया। ईडी ने यंग इंडिया के दफ्तर को सील कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी। राहुल ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते नहीं हैं, उन्हें जो करना है कर लें, हमारा काम संविधान की रक्षा के लिए लड़ना है। राहुल ने कहा कि अब सत्याग्रह नहीं रण होगा। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात, कर ले जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं राहुल के इस बयान पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, देश का कानून सबके लिए एक है। राहुल भारत के कानून से भिड़ना चाहते हैं, न उन्हें कानून से रण करने दिया जाएगा, न रन करने यानी भागने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दी है। राहुल के इस बयान के बाद ये तो साफ है कि कांग्रेस सड़क और सत्याग्रह की राजनीति से आगे जाकर किसी और ठोस रणनीति पर काम कर रही है। सबको इंतजार है कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा। वैसे राहुल गांधी का ऐसा अंदाज बहुत कम देखने को मिलता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उनको न रण करने दिया जाएगा, न रन यानी भागने दिया जाएगा। क्या है इन बयानों के मायने, डिकोड कर लें।
ये बात तय है कि ईडी की जांच और कार्रवाई ज्यों-ज्यों आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तल्खी और तल्ख अंदाज वाले बयान पड़ेंगे। कांग्रेस ईडी और केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी, प्रदर्शन करेगी। ऐसा हो भी रहा है। बीजेपी चाहती है कि ईडी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ ठोस कार्रवाई करती दिखे, ताकि वो अगले लोकसभा चुनाव कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत चार्जशीट जनता के सामने पेश कर पाए। वहीं कांग्रेस की स्थिति ऐसी है जिसमें आगे कुआं और पीछे खाई है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के सामने गिरफ्तारी और बाकी कार्रवाई से बचने की चुनौती है, तो वहीं यह भी चुनौती है कि वो भ्रष्टाचार के आरोपों से खुद को कैसे पाक साफ साबित करें। सवाल यह भी है कि जनता कांग्रेस पर भरोसा किस आधार पर करे, क्योंकि राजनीति सिर्फ परसेप्शन का खेल आज की तारीख में है। ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस नेताओं की जैसी छवि बन रही है वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है। कांग्रेस भी इस बात को अच्छी तरह समझती है और इसीलिए सड़क से लेकर हर उस जगह के ऊपर वो अपना विरोध प्रकट कर रही है और इसे एक तरह से उनके ऊपर एक अत्याचार, अन्याय के तौर पर दर्शा रही। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और 3 मिनट बाद जब हम ब्रेक से लौटेंगे तो राजनीति की चर्चा चली। तो राजनीति में सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेने की बात तो है, पर जातिवाद के ब्रैकेट्स इसमें क्यों हैं? बात निकाय चुनाव के बाद सभापति और नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव की, जिसको लेकर एमपी में बीजेपी की राजनीति और उसकी हलचल साफ दिख रही। इसके तहत जाति समीकरण को साधना पार्टी का इस समय सबसे मेन फोकस दिख रहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष और महापौर के निर्वाचन के बाद बीजेपी अब नगर पालिका, नगर परिषद अध्यक्षों और नगर निगम सभापति के निर्वाचन में जाति समीकरण साधने की कोशिश में है। संगठन का प्रयास है कि एक ही जिले में सभी वर्गों के लोगों को राजनीतिक पद सौंपकर राजनेताओं के बीच जातीय संतुलन कायम किया जा सके। इसे लेकर जिला और निकाय प्रभारियों को निर्देश दिए गए। जिस प्रकार का आरक्षण है, आरक्षण की दृष्टि से भी सभी प्रकार के वर्गों के, सभी प्रकार के लोग इसमें समाहित हो जाएं, इसका प्रयास हमारा है। बीजेपी के जातिगत आधार पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने पर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की विभाजनकारी नीति बताया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी समाज को बांटने का काम करती आई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो विभाजन करके ही अपनी ताकत यहाँ तक पहुँचाई है। ये देश बांट सकते हैं, देश को नीलाम कर सकते हैं। नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव की बात करें तो रणनीति के मुताबिक अगर सामान्य वर्ग का अध्यक्ष बनेगा तो उपाध्यक्ष का चयन निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष की जाति से अलग तय होगा। तो ये एक सच्चाई है कि हमारा समाज जातियों में बटा हुआ है और इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सियासी दल जातिवाद को अपनी जीत की गणित में पूरी तरह से इस्तेमाल करते आए हैं। कैसे करते हैं, जरा इस बात को डिकोड कर लें। सभी राजनीतिक दल जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए, हर राजनीतिक दल की यह ख्वाहिश रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा और विधानसभा सीटें जीत पाएं और ऐसे में राजनीतिक दल जिताऊ उम्मीदवार के ऊपर दांव लगाते हैं। ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है जो क्षेत्र विशेष के बहुसंख्यक जाति से आता हो। राजनीतिक दल ये बात समझते हैं, जानते हैं कि आम मतदाता जाति के हिसाब से वोट करता है। हालांकि गलत बात है, जाति के हिसाब से नहीं बल्कि योग्यता के हिसाब से वोट होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं लगता। कहने का मतलब ये कि समाज में जो जातिवाद का जहर फैला है उसका असर राजनीति में दिखता है, लंबे समय से है और कहां जाकर खत्म होगा ये अब तक कम से कम स्पष्ट नहीं हो रहा। और हर स्तर के चुनाव में आप देखें, निकाय चुनाव की हम बात कर रहे थे, निकाय चुनाव में भी ये बात जारी। चलिए अब जो एक और चीज जारी है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, इस पर भी जरा नजर डाल लें। दो देशों के बीच में किसी एक जमीन के भूभाग को लेकर होने वाला संघर्ष। दो यूरेशियन कंट्रीज आर्मेनिया, अजरबैजान के बीच में युद्ध हो गया है। एक रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान सैनिक अजरबैजान सैनिकों की मदद कर रहे हैं। देखें पूरी खबर। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। युद्ध की मुख्य वजह विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख है। 3 अगस्त को अजरबैजान ने काराबाख में बम फेंके जिसमें 3 सैनिकों की मौत हो गई। इसे लेकर रूस ने भी अजरबैजान पर सीज फायर तोड़ने के आरोप लगाए। वहीं नवंबर 2020 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आर्मेनिया अजरबैजान के बीच एक शांति समझौता करवाया था। 2020 में दोनों देशों के बीच लगभग 6 महीने तक खूनी संघर्ष चला था। उस दौरान 6500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। घटना के बाद रूस के कहने पर दोनों देशों ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और अब चलिए न्यूज डिकोड में हम आपको झारखंड लिए चलेंगे और वहां से रिपोर्टिंग
कोई बहुत जाना माना रिपोर्टर नहीं कर रहा, बल्कि 12 साल का एक बच्चा कर रहा है। और क्या दिखा रहा अपनी रिपोर्ट में, देखें जरा। क्या कर रहे हैं आप लोग कि लैट्रिन का व्यवस्था नहीं है, क्यों व्यवस्था नहीं है, पानी का रास्ता है। हाथ में कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल से बना नकली माइक और स्कूल परिसर में रिपोर्टिंग करता 12 साल का बच्चा। रिपोर्टिंग के दौरान स्कूल की एक एक जगह को बारीकी से दिखाता सरफराज। जी हाँ, ये बच्चा झारखंड के गोड्डा जिले का रहने वाला है, जो जिले के उत्क्रमित विद्यालय में पढ़ाई करता था। सरफराज ने स्कूल की समस्याओं को दिखाने के लिए रिपोर्टिंग की और उसकी इस रिपोर्टिंग ने झारखंड शिक्षा विभाग की पोल खोल दी। अब स्कूल में क्यों ना पढ़ने आते हैं भाई? स्कूल में पढ़ने तो पढ़ाते नहीं है। और पानी का व्यवस्था क्या होता है? पानी बहुत दूर जाने पड़ता है। सरफराज इस वीडियो में स्कूल में घूम घूम कर बता रहा है कि स्कूल में ना तो टॉयलेट है, न पीने के पानी की व्यवस्था। साथ ही ये भी बताया कि एक तरफ स्कूल में गंदगी का अंबार है, तो दूसरी तरफ क्लासरूम में पढ़ाई की बजाय चारा भरकर बाहर से बंद कर दिया है। मिड डे मील के लिए खाना बनाने वाली जगह पर भी गंदगी का आलम है। सफाई न होने के चलते स्कूल कैंपस में भी घास उग आई है। मामले में सरफराज ने बताया कि स्कूल की स्थिति में सुधार लाने के लिए उसने इस तरह की रिपोर्टिंग का वीडियो बनाया। तो आपने देखा साहब कि कैसे 12 साल के एक छोटे से बच्चे ने झारखंड के स्कूलों की बदहाली की पोल खोल दी। इस रिपोर्ट के मायने भी जरा समझ लें, डिकोड करते हैं। आपने रिपोर्ट को अगर गौर से देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि झारखंड में स्कूलों में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं नहीं हैं। सोचिए, स्कूलों में बच्चों के लिए पीने का पानी तक नहीं है। इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि सरकार की प्राथमिकता में स्कूल शिक्षा के दावों की हकीकत क्या है। ऐसे में स्कूलों में शिक्षा का स्तर क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं। किसी भी देश, प्रदेश या समाज तभी तरक्की कर सकता, बेहतर बन सकता है जब शिक्षा का स्तर आप वहां सुधार पाएं। वैसे वीडियो वायरल है, आपने भी शायद कहीं और भी देखा हो। उम्मीद हम करते हैं कि झारखंड सरकार इस वीडियो का संज्ञान लेगी, स्कूलों की बेहतरी के लिए ठोस कदम उठाएगी। और हम तो यही कहेंगे कि इस बच्चे की रिपोर्टिंग तब कामयाब होगी जब सबसे पहले कम से कम इनके स्कूल की दशा को सुधारा जाएगा और बाकी स्कूलों से ऐसे रिपोर्टर नहीं, अच्छे नौनिहाल बच्चे पढ़कर निकल सकें। ऐसी रिपोर्ट्स की जरूरत ना पड़े, ये कम से कम वहां सरकारों को जरूर ख्याल करना चाहिए। फिलहाल न्यूज डिकोड में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात 8:55 पर होगी खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना और परिवार का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, शुभ रात्रि।